हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10th का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब साइंस क्लास 10th की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप सबसे पहले पैटर्न देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पैटर्न ही नहीं पता है। तो वी विल स्टार्ट विद द पैटर्न, ठीक है। तो ये रहा आप सभी के सामने पैटर्न। इसके हिसाब से ही आपका जो क्लास 10th का पेपर है साइंस का वो बनने वाला है 2024 बोर्ड्स में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो 39 क्वेश्चंस आएंगे टोटल और 5 सेक्शंस है, A, B, C, D एंड E, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन A की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1 मार्क ईच होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है विच मीन्स इसमें MCQs भी हैं एंड इसके साथ साथ असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रिपेयर द MCQs। क्या MCQs डिफिकल्ट आ रहे हैं, क्या असर्शन रीजन डिफिकल्ट आ रहे हैं या फिर नहीं, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B, तो यहाँ पे 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 मार्क के होंगे, ठीक हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस अगर आपने जो भी इक्वेशन पूछी गई है, जो भी आंसर पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, उसका टू द पॉइंट अगर आपने आंसर लिख दिया है तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन C में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 3 मार्क ईच होंगे। ये भी बहुत सिंपल होते हैं एंड जनरली ना ये 3 पार्ट्स में पूछे जाते हैं, तो विच मीन्स एक क्वेश्चन जो आया है वो 1 मार्क कैरी करेगा और 1 मार्क में हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी सिंपल। फिर सेक्शन D की बात करते हैं तो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे 5 मार्क ईच। अब ये भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये भी अगेन जनरली 3 पार्ट्स या फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है विच मीन्स हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर, या 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरीके से थोड़ा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद सेक्शन E, यहाँ पे से केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे केस बेस्ड आएंगे, क्या ये डिफिकल्ट है या फिर नहीं, वो भी अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये होंगे 4 मार्क ईच, विच मीन्स यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, केस बेस्ड में। यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाला 20 + 12 कितना हो गया 32। क्वेश्चन पेपर जो है कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। इसमें से देखो 32 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग है, यानी कि वो जैसे यूजुअली आते थे ना कि वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, बस खत्म। बस इतना नहीं है, यहाँ पे देखो 32 मार्क्स के MCQs और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो वी नीड टू फोकस वेरी नाइसली ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमने सब कुछ अपलोड कर रखा है, सारे टाइप के क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब देखो सैम्पल पेपर को जब हमने एनालाइज करा तो पता चला कि कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट हैं। तो कोई बच्चा अगर अभी से भी प्रिपरेशन करेगा ना तो गारंटी है वो 90+ साइंस में स्कोर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इससे पहले के जितने MCQs थे ना वो बहुत ही सिंपल थे, ठीक है, बहुत ही सिंपल थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए ही नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आ जाएगा। बाकी जितने क्वेश्चंस है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एक असर्शन एंड रीजन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे जनरली ना स्किप कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन है तो सिलेबस में, बट ये जो प्रोसेस हो रहा है एंडो है या फिर एक्सो है ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। जैसे हमें पता है रस्टिंग जो होती है ना वो एक्सोथर्मिक होती है, बट यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है ना वो हमें इतनी नहीं पता चल पाती है क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगेन डिटेल कॉन्सेप्ट वाले सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही आए हैं और नहीं आए हैं, बाकी जितने क्वेश्चन है ना खुद से आप लोग सैम्पल पेपर को एनालाइज कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिजिक्स में जो हमारे पास चैप्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड्स वाला,
तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी डायग्राम्स हैं आप उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्या डायरेक्शन है, किस बेसिस पे हमें आंसर करना है, सोलेनॉइड होता क्या है। मान लो यहाँ पे डायग्राम भी आ गया और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया कि सोलेनॉइड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको कैसे स्टडी करना है, ऊपर को डायरेक्शन है तो कौन सा लॉ लगाएंगे, नीचे को डायरेक्शन है लेट्स सपोज तो कौन सा लॉ लगाएंगे, ठीक है, किस ऑर्डर में हमारे पास हमें चेक करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट द ओनली थिंग इज दैट अगर आपको डायग्राम को स्टडी करना नहीं आता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद XYZ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम योर 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेटली लिख लो, क्योंकि XYZ क्वेश्चंस जो हैं हर साल आते ही आते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा, एंड ये भी ना बहुत सिंपल होते हैं। डायरेक्ट वही चीज है जो कि आपके NCERT में मेंशन्ड है, और यहाँ पे आप लोग को ना हिंट्स भी गिवन होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया, हिंट गिवन होंगी, और ये भी डायरेक्ट हिंट्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ घुमा फिरा के लिख दिया, नहीं, डायरेक्ट हिंट दी गई है। अगर आपने 2 बार इसको अच्छे से रीड भी कर लिया ना, और वो चीज आपने पहले पढ़ रखी है, सो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो XYZ टाइप के क्वेश्चंस 4th वाले चैप्टर से आने वाले हैं। मैं भी कुछ अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ABC आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चीजें दे दी गई हैं, तो यहाँ पे देखो हिंट्स गिवन है आपको। अब जब भी हिंट गिवन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही चीज है जो सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट भी कुछ भी नहीं है, जो बेसिक सिंपल चीजें हैं सिलेबस में, बस उसके बेसिस पे हिंट्स गिवन है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास अगेन देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायो में केस बेस्ड एक तो आपको देखने को मिलेगा ही, और बायो का जो केस बेस्ड है वो आ सकता है डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन आया है, अगेन देखो है तो सिलेबस से ही, अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार पढ़ रखा है ना तो बस आप इसको आंसर कर जाओगे। बट द ओनली थिंग इज दैट कि थोड़ा बहुत हमें होना चाहिए कि हमें केस बेस्ड में आंसर कैसे देना है, क्योंकि डायरेक्ट ना केस स्टडी है, आपको आंसर पैसेज में नहीं दिया रहता है। ठीक है, पैसेज में आंसर बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव टू योरसेल्फ सी की आंसर क्या होगा। तो ये चीजें ना आपको पहले से पढ़ के रखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो बायो है उसका जो केस स्टडी वाला पोर्शन है इसको देख लेना। केमिस्ट्री की केस स्टडी काफी आसान आई है। इवन अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में भी हमारे पास उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी केस स्टडी उतनी डिफिकल्ट आई नहीं है। बट द ओनली थिंग इज दैट कि आपको बायो में अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो देखो हमने देख ली है। ठीक है, पूरा पेपर एनालाइज करके आपको बता दिया है कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बायो पे जाएंगे, फिर फिजिक्स पे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में तो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूछा ही जाता है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। तो 1 घंटे में ना कोई भी बच्चा कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चंस यहीं से घुमा फिरा के आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो कलर चेंज क्या होगा, बस इतना ही पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या कलर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, और कलर चेंज तो आपको याद करना ही है। कलर चेंज कैसे, जैसे कि मान लो लेड नाइट्रेट है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसका ओरिजिनल कलर क्या था, जब वो डिकम्पोज हो गया तो क्या कलर में चेंजेस आए हैं, गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स में से क्या पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्योंकि बच्चों को इसी टॉपिक में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में से पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते ही हैं। क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस बहुत सिंपल हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक्सेस बेस हो गया है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना पड़ेगा, एक्सेस एसिड हो गया है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो केमिकल नेम्स है, केमिकल फॉर्मूलाज है, आपको वो पता होने चाहिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे XYZ वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा
नेक्स्ट, तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा आती हैं, फिजिकल तो बहुत सिंपल है, दोनों आपको आने चाहिए और कई बार यहाँ से एक्सेप्शन आ जाता है बट वो सिर्फ 1 मार्क का ही होगा, ठीक है। उसके बाद मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चों को सबसे ज्यादा यही डिफिकल्ट लगता है बट बिलीव मी बहुत सिंपल है। आप एक बार बस सर्च करना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय अंजलि मैम, एक वीडियो आ जाएगी बहुत ही कम टाइम में, पूरा मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप देख सकते हो। कोई भी वीडियो अब आप देख रहे हो ना 1.5x स्पीड में देख लो, बहुत इजीली सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, यहां से देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है, XYZ टाइप के क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, 4 रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए। एथेनॉल की 2 रिएक्शंस हैं, एथेनोइक एसिड की 3-4 रिएक्शंस हैं, तो ये आपको देखनी है। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, बस आपको ना 2-3 घंटे एक चैप्टर को डेडिकेटेड देने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिसल फॉर्मेशन, ये कभी कभी आ जाता है, वैसे इसके उतने ज्यादा चांसेस नहीं है बट दिस इज ऑल्सो सिंपल, तो आप एक बार देख लेना। अब हम आ जाते हैं बायो में। तो बायो में यार जितने डायग्राम्स हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कोई भी डायग्राम छोड़ना मत, क्योंकि बायो से डायग्राम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट होंगे यार डायग्राम्स, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स खोने नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके डायग्राम्स बिल्कुल ही खराब हैं, तो उस केस में आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फुल स्कोर करना है ना, तो सारे ही डायग्राम्स आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन पूछा जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर से हमारा बायो का। उसके बाद रेस्पिरेशन, ठीक हो गया। देन ह्यूमन ब्रेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। हार्मोन्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये रहा आपका फेवरेट टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों का ही जो डायग्राम है वो भी पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको पता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है ना, जो कि आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, वो क्वेश्चन जनरली आपको हर साल एक ना एक देखने को मिलेगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाला टॉपिक आप लोग देख लेना। उसके अलावा मेंडल्स का लॉ पूछा जाता है, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। यहां से आप इवन सैंपल पेपर में अगर देखोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है विच इज वेरी वेरी सिंपल, और ट्रॉफिक लेवल्स के बेसिस पे। ये एक ऐसा चैप्टर है आर एनवायरमेंट वाला जो कि अगर आपने अगेन 1 घंटे में कर लिया ना तो इजीली हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रीडिंग भी कर लोगे ना एनसीईआरटी की तो हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का अगर आप सैंपल पेपर एक बार एनालाइज करोगे ना, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। एक तो मिरर और लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला अगर याद है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे आ सकते हैं, आपको पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है, बहुत सिंपल है ये वाला कॉन्सेप्ट। और हीट के बेसिस पे यहाँ पे अगर आपको वैल्यू गिवन है ना, कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है, मान लो 5 रुपीज है, तो टोटल बिल कितना आएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट आपको पता है 1 किलोवाट आवर होती है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन आपको पूरा आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते ही हैं, और ये तो यार एक बेसिक चीज है जो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे मुझे मायोपिया है तो मुझे अगर पता ही नहीं होगा कि मायोपिया क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको सही कराना और भी डिफिकल्ट होगा। तो हर इंसान को ना डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो इन जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डिस्पर्जन एंड इसके अलावा ओम्स लॉ, ये भी आपको हर साल देखने को मिलेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर से, अभी मैंने आपको बताया था, सैंपल पेपर में भी दिखाया था। तो ये सारी चीजें ना आपको देख लेनी है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने सेक्शंस हैं, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स भी आए थे कि उन पे हमें एक सिंगल सेशन चाहिए, सो दैट मतलब हमारा ना पूरा सिलेबस ही एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो वो भी मैं जल्द ही लाने वाली हूँ, सारे टीचर्स आपके लिए जल्द ही लाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।